नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना के छोटे से गांव कैरवाली के ऐसे शख्स से बात कराना चाहता हूं मैं आपकी आज, जिससे आपके और आपके बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। एक साइंटिस्ट है हमारे साथ, वैज्ञानिक, कैरवाली गांव के राकेश जी भास्कर, और ये छुट्टी आए हुए थे, विदेश रहते हैं साउथ कोरिया, और इन्होंने न्यूरो साइंस से एमएससी की और उसके बाद में पीएचडी की, और भी यहाँ विदेशों से यहाँ आकर यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देते हैं, छात्रों को संबोधित करते हैं विज्ञान से जुड़े। और जो ब्रेन का ट्यूमर है या हार्ट से संबंधित रिसर्च है, उनके बारे में विशेष जानकारी कि यहाँ जो ट्यूमर है ब्रेन का, उसकी दवा कैसे बनेगी, उसकी दवा का निर्माण कैसे होगा, इस स्तर पर विदेश में रहकर आज भारत के लिए, विदेशों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश जी भास्कर हैं और इनसे बात करेंगे सर, और पूरी जानकारी देंगे, जिससे आपके बच्चे भी साइंस में एक नाम कमा सकते हैं, अपने परिवार का, माता पिता का, भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका झलको शेखावाटी में। बिल्कुल, बताएं सर, आपकी शिक्षा, जैसे एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, एक गांव के छोटे से स्कूल, सरकारी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की, और माउंडा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके सरकारी स्कूल में इन्होंने 10वीं क्लास पास की, फिर सीकर गए। इनका संघर्ष पूर्ण सफर रहा, और जो इनके पिता है जगदीश भास्कर, जो एक एजुकेशन है यहाँ एसएमपी स्कूल है कैरवाली ग्राम में, उसके संस्थापक हैं, और काफी शिक्षक हैं, शिक्षित वर्ग से हैं, और उनका भी सहयोग रहा, और माता पिता की प्रेरणा से भी। बाकी इन्होंने भी, राकेश जी ने मेहनत की है। पूरी स्टोरी बताएंगे संघर्ष की, एक गांव के एक आम इंसान से और एक विदेशों तक वैज्ञानिक बनने की, साइंटिस्ट बनने की कहानी देख रहे हैं झलको शेखावाटी पर। राकेश जी, बताएं, आपकी शिक्षा बताएं, कहाँ से शुरू हुई, आपने कैसे क्या किया? जी, मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है, जो हमारे गांव कैरवाली से ही स्टार्ट गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, जहां पर मैं एक मीडियम स्टूडेंट की तरह ही रहा हूं मैं। और उसके बाद में धीमे धीमे कंटिन्यू हार्ड वर्क पढ़ाई करते गए और आगे बढ़ते गए। और जैसे 12th क्लास के अंदर सभी का ड्रीम होता है मेडिकल लेके डॉक्टर बनना या इंजीनियरिंग आईआईटी करना है, सेम वैसा ही ड्रीम मेरा था। लेकिन समवाट कि मेरा जो 12th जो क्लास है वो मेरी 13 एज के अंदर ही कंप्लीट हो गया था। अच्छा अच्छा, बहुत कम उम्र के अंदर ही मैंने 12 पास कर ली। 13 साल में? 13 साल के, मात्र 13 साल में राकेश जी ने 12वीं क्लास पास कर ली थी। ये एक बहुत बड़ा विषय है आज के छात्रों को सीखने के लिए। तो उस वजह से जैसे मेडिकल के अंदर जैसे 17 मिनिमम चाहिए होती है, तो मैं 17 के 3 या 4 साल का अननेसेसरी वेट नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने सिंपल जैसे बीएससी की, और बीएससी करने के बाद में जैसे ऑल इंडिया लेवल के पर एक जेएनयू एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो मैंने क्वालिफाई किया। उसके अंदर सरकार की तरफ से, डीबीटी की तरफ से अच्छी फेलोशिप भी मिलती है, वो फेलोशिप मुझे मिली है। और फिर मैं एमएससी न्यूरोसाइंस करने के लिए ग्वालियर गया, वहाँ से मैंने एमएससी की। जैसे ही एमएससी कंप्लीट हुआ तो फिर मुझे एक दूसरा फेलोशिप मिला डीबीटी से ही। तो उसके द्वारा मुझे किसी कंपनी के अंदर 6 मंथ का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, BITP के नाम से है, तो मैंने वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग ली। उसके बाद में मेरा नेट जो CSE या JRF हो गया। उसके बाद में मैंने PhD स्टार्ट की, और PhD मेरा 2013 के लमसम मेरा एंड हुआ। उसके बाद मैंने डिफरेंट NITs और IITs में साइंटिस्ट की पोजीशन लेते हुए 2020 के अंदर, कोविड के ड्यूरेशन के अंदर, फिर मैं साउथ कोरिया के अंदर चला गया, जहाँ पे मुझे डायरेक्टली साइंटिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिली, जो कि एक रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि डायरेक्ट किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के अंदर अपॉइंटमेंट हो। और उसके बाद कंटिन्यू हार्ड वर्क करते करते, और आज की डेट के अंदर जैसे वहाँ पे मेरा खुद का वेल एस्टाब्लिश लैब है, खुद की मेरे इंडिविजुअली जिसको कहते हैं, वो लगभग $1 लाख से के आसपास के खुद के रिसर्च प्रोजेक्ट जो मेरे चल रहे हैं मेरे अंडर में। काफ़ी जैसे मास्टर्स है, PhD स्टूडेंट है, वो भी काम कर रहे हैं, और उनका सबका अपना अपना डिफरेंट फील्ड है। कोई न्यूरल ट्यूमर में काम कर रहा है, कोई डायरेक्ट डेवलपमेंट में है,
और किसी का जैसे वेजिटेरियन मीट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। सब के सब ऑल ड्रग डिलीवरी एंड टिश्यू इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, एक नया टर्म है टिश्यू इंजीनियरिंग एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, उससे रिलेटेड में सभी लोग मेरे स्टूडेंट हैं और इंक्लूडिंग मी हूँ, हम सब लोग उसी के अंदर, हमारी टीम पूरा उसमें काम। जी जी जी। आईआईटी इससे साइंस से की न्यूरो साइंस से आपने? एमएससी न्यूरो साइंस। एमएससी। और आईआईटी भी की आपने? आईआईटी डिग्री नहीं, आईआईटी के अंदर मैं कोई पोजीशन के रूप में मैं रहा हूँ, साइंटिस्ट पोजीशन बिल्कुल मिला था। साइंटिस्ट पोजीशन में रहे हैं, वैज्ञानिक। मेरा एजुकेशन जो है वो मेरा एजुकेशन कुछ भी नहीं रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट मुझे साइंटिस्ट पोजीशन मिला था। पहले एनआईटीज में, एनआईटी राहुल केला बायोटेक डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आईआईटी कानपुर के अंदर, फिर मैं वहाँ से उधर। जी जी। कुल मिला के राकेश जी, सर का कहना है कि जो ब्रेन का ट्यूमर है उसकी रिसर्च करना काफ़ी कठिन दौर है, काफ़ी मेहनत का कार्य है, और जो ब्रेन ट्यूमर की जो दवा बनाई जाती है वो काम कर रहे हैं यहाँ नीम का थाना कैरवाली ग्राम के राकेश जी भास्कर। जो हार्ट के जो चिप बनाई जाती है, हार्ट के चिप के बारे में आप जानकारी दें, किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे क्या काम करती है? जैसे हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, जो हार्ट इटसेल्फ उसके अंदर कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी की जनरेशन होने के कारण से और उसमें बीटिंग प्रॉपर्टी होती है, इसका डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। हम मैकेनिज्म में ले जाके उसकी चिप के ऊपर हम डायरेक्टली आते हैं, जैसे जैसे एजिंग है या फिर डिफरेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है आज की डेट के अंदर, तो उसमें क्या हमारा हार्ट के अंदर का काम करना वो स्लो कर देता है। तो वो स्लो और समटाइम्स क्या होता है सडनली वो इंक्रीज भी हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज होना, एकदम सडनली डिक्रीज भी होना, तो उस चीज़ को रेगुलेट करना। या सेकंड ऑप्शन जिसका किसी का आपका जो भी जैसे सर्जरी है, उस सर्जरी के अंदर जैसे ब्लॉकेज होते हैं, उन ब्लॉकेज को निकालने के बाद में रेगुलेशन करना बहुत मेंटेन होता है, और उसके ऊपर हार्ट के ऊपर जो एक स्केयर जो सर्जरी का स्केयर रहता है वो नॉर्मली रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं, एक बायो स्टिमुलेशन करके या इसके ऊपर हम चिप बना रहे हैं, जो कि आपकी जो हार्ट का जो शेप है उसके ऊपर वो चिप लगा दी जाएगी, और ज़रूरत के हिसाब से आपके रिमोट पर जैसे मोबाइल के अंदर एआई के थ्रू कनेक्ट करके वो आपको बता भी सकता है कि हाँ भाई अब आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, आपको अभी थोड़ा सा और वक्त ज़रूरत है, आपका जो एक्स्ट्रा जो है आपका जो भी मॉडिफिकेशन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जी जी। और आपकी फूड आइटम सो मेनी फैक्टर्स हैं, इसके अंदर कोई एक फैक्टर नहीं कह सकते हम। तो इस चिप का फायदा मुख्य रूप से क्या है कि हार्ट अटैक ना हो उसकी जानकारी पहले मिल जाती है। उसके हार्ट अटैक ना हो उससे पहले इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे किसी का सर्जरी हो जाता है, किसी भी प्रकार की सर्जरी, हार्ट के अंदर डिफरेंट सर्जरी होती हैं डिफरेंट ब्लॉकेज के लोकेशन के बेस के ऊपर, तो उस सर्जरी होने के बाद में दोबारा से हार्ट अटैक ना हो, और जो रिकवरिंग करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट हो, क्योंकि वो हमें इमीडिएटली हमारे को जो मॉनिटरिंग रहेगी। कई बार होता है क्या है, किसी का जैसे स्टेंट लगाते हैं हम, स्टेंट फेलियर हो जाता है या फिर स्टेंट प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, स्टेंट लगाने के बाद भी दोबारा से वो आपका ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को हम रिवाइव जो एआई जो चिप लगा हुआ है वो हमें इजीली मॉनिटरिंग के लिए आसान होगा। बिल्कुल एआई टेक्नोलॉजी पे आधारित चिप का निर्माण करना वो ये जानते हैं। अब ये देखिए कि नीम का थाना राजस्थान का एक छोटा सा, यहाँ जिला तो बना था अब तहसील है, लेकिन एक छोटा सा गांव है कैरवाली, और कैरवाली के ये राकेश जी भास्कर आज हमारे इंडिया के साथ साथ भारत के साथ साथ कोरिया, साउथ कोरिया का भी नाम कर रहे हैं। साउथ कोरिया की प्रगति में भी मुख्य हिस्सा है, और साउथ कोरिया भी के प्रति समर्पित है, भारत के प्रति समर्पित है। और जो बीमारियां नई लोगों को घेर रही हैं, हार्ट अटैक एक आम समस्या है, जिससे निपटने के लिए एआई टेक्नोलॉजी पर चिप का निर्माण करना, ये जानते हैं कैसे होता है। और वो साइंटिस्ट वैज्ञानिक तभी कहा जाता है कि ये जो वहाँ जो डॉक्टर तो क्या है कि आपको दवा देगा,
लेकिन सर बता रहे हैं कि जैसे ब्रेन का ट्यूमर है और बाकी ट्यूमर तो आसानी से मिटाए जा सकते हैं कोशिश करके, लेकिन ब्रेन का ट्यूमर जो है वो आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। एक नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दवा पहुंचाना, कैंसर सेल तक उनको ठीक करना, ये टेक्नोलॉजी इन्होंने रिसर्च की है और ये टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके और आम लोगों को प्रदान करने में भूमिका निभा रहे हैं। और आगे भी कैंसर, जो ब्रेन कैंसर है उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रेन कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है विभिन्न तरीकों से। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, ब्रेन के बारे में आप क्या रिसर्च करते हैं और ब्रेन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, और जो ब्रेन कैंसर है उसको कैसे, लक्षण क्या है, मिटाया कैसे जा सकता है, वो आपकी दवा, आप क्या दवा बना रहे हैं? ब्रेन कैंसर, जैसे ब्रेन के अंदर मेनली मैं कहूँगा कि वैसे तो 4-5 टाइप्स है। 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, एक न्यूरोनल सेल्स होती है, एक अनोडल, जिसको एसोसिएट सेल्स कहा जाता है। जो नॉर्मली न्यूरोनल सेल्स होता है वो कैंसर नहीं फॉर्म करती है। जो उनके एसोसिएट सेल्स होती है, जिनको हम एस्ट्रोसाइट्स, ग्लाइल सेल्स कहते हैं, वो कैंसर कोज करती है। ग्लाइल सेल जो कि न्यूरॉन्स को, जो मेन न्यूरॉन्स को फूड देने का, प्रोटेक्शन का, बीमारियों से बचाने का जो काम करती हैं, वो उनके अंदर अचानक से सडनली एक प्रकार से ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाए, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो उस वजह से क्या है, उस ब्रेन के अंदर, ब्रेन में टोटल जैसे ब्रेन एरिया आपका, उस ब्रेन एरिया के अंदर जैसे नॉर्मली अभी थोड़ा इंक्रीज हो गया। नॉर्मली हम जैसे मोटा मोटी 50 से 52 एरियाज़ के अंदर डिवाइड करके देखते हैं। तो हर एक एरिया का अपना पर्टिकुलरली फंक्शन होता है। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा सोचने का है, यहाँ देखने का है, नीचे की साइड के अंदर बैलेंसिंग का होता है, कोई लैंग्वेज का होता है, कोई मेमोराइज का होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे बच्चों के अंदर भी कोई बच्चा हो सकता है मैथ में होशियार होगा, कोई बच्चा हो सकता है इंग्लिश में होशियार होगा, कोई बच्चा डिफरेंट एरिया में। इसीलिए कहते हैं हर एक बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन इक्वल होती है। उसके पीछे का रीज़न होता है उसके ब्रेन का कौन सा एरिया कितना ज़्यादा एक्टिव है, तो उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे एपिलेप्सी, वो सारी बीमारियाँ से जो फिर एपिलेप्सी, डिमेंशिया, अल्जाइमर, तो उसके अंदर जैसे नॉर्मली जैसे एजिंग से रिलेटेड डिजीज़ होती है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, और पार्किंसंस डिजीज़ भी है जैसे। तो उसमें क्या है, और आपका ब्रेन ट्यूमर, इन सब के कोई भी डिजीजेज हो, ब्रेन ट्यूमर, इसमें क्या है, ज़्यादातर जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उनको दिमाग तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो टाइम ज़्यादा लग रहा है और उनकी एफिशिएंसी क्या, दिमाग से ज़्यादा बाकी दूसरे ऑर्गन पर साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो उस साइड इफेक्ट को या दूसरे बॉडी पार्ट पर कम से कम मिनिमाइज इफेक्ट हो, ब्रेन पे मैक्सिमाइज इफेक्ट हो। उस वजह से हम एक नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, नैनो टेक्नोलॉजी में डिफरेंट वो स्ट्रेटेजी है जिसको नैनो डायरेक्ट डिलीवरी कहा जाता है। उसके थ्रू हम डायरेक्ट ब्रेन के अंदर वो ड्रग पहुँचाना चाह रहे हैं, ताकि एक ब्रेन के ऊपर एक पतली सी कवरिंग होती है, वो देखने में पतली है लेकिन वो सबसे यूजफुल होती है। उसमें सर्टेन साइज से बड़ा साइज का उसके ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाता, उसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। मैंने आपको रोकना चाहूंगा, मैंने ये सुना है जो ये ब्रेन का हिस्सा होता है एक मजबूत पत्थर की तरह ये परत होती है। नहीं, वो तो स्कल है, वो तो स्केल तो आपका उसके अंदर भी बात बता रहे हो। हाँ, उसके नीचे की तरफ एक ब्रेन के नीचे की तरफ सेल्स की जाती है, बहुत पतला सा है वो डेटा एस्पेक्ट है। ये तो आप जैसे अभी आपने कहा ना स्केल और ब्रेन डिफरेंट कैटेगरी में, ये मतलब मस्तिष्क का बचाव करता है, ये बचाव स्केल है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ये जैसे कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मैंने सुना था, वो रोकना चाहूंगा, मैंने सुना था जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये पहले क्रैक होता है, उसके बाद में जो अंदर मैन पुर्जे हैं जो इंसान को, मानव संसार को चलाता है ब्रेन, उसके मैन सुरक्षा के लिए पत्थर की तरह रहता है, वो क्रैक होता है। अगर उसके भी क्रैक के बाद भी अगर नुकसान हो तो इंसान का जीवन खतरे में है। ये इंसान, ये एकदम सही है आपकी बात। तो इसीलिए डेस्क पर जैसे अभी मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो उस एक्सीडेंट में ये होता है कि कोई आदमी मेमोरी लॉस हो जाती है, कई आदमी एक्सीडेंट के बाद में पैरालिसिस हो जाता है, कई आदमी बोलने की क्षमता कोमा में चले जाते हैं, कई आदमी की दिखाई देने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि आदमी, मैंने कहा ना, हमारे ब्रेन में अलग अलग पार्ट है,
अच्छा अलग, अब कौन से पार्ट में एक्सीडेंट हुआ है, अच्छा, कौन से पार्ट में ट्यूमर हुआ है, सोचने का अलग है, अरे बोलने का अलग है। सोचने वाले पार्ट में ट्यूमर हो गया, उस आदमी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आंखों वाले पार्ट का सेंटर बना हुआ है कि हाँ। उस पार्ट में अगर आपका हो गया, आपकी आंख सही है, जबकि हाँ। लेंस सब सही है, लेकिन आपको दिखाई देना बंद होगा। अगर बोलने का है, अगर वो वाले सेंटर एक्सीडेंट से या ट्यूमर की वजह से वो कट कर दिया, ये कर दिया ना, तो आप बोलने की क्षमता खो देंगे। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं राकेश जी भास्कर कि यहाँ से पूरा मानव संसार संचालित होता है, मानव खुद भी यहाँ से संचालित होता है। अगर यहाँ जैसे मान लीजिए बोलने का हिस्सा कंट्रोल है और ये अगर खराब हो गया तो बोलने नहीं आएगी। अगर यहाँ से मान लीजिए कि आँख का हिस्सा है, पार्ट है, और ये अंदर से डैमेज हो गया, ट्यूमर हो गया, तो दिखेगा नहीं। इस प्रकार से पूरा कंट्रोल यहाँ से, अगर पैर में भी दर्द है तो यहाँ ही है सर कनेक्शन। हाँ डेफिनेटली है। जैसे जो भी पेन जिसको हम कहते हैं, पेन रिसेप्टर होता है, पेन कहीं पे भी हो गया, वो हमारे से पाँव की पेन की मैं बात बता रहा हूँ, ये हमारे जो यहाँ पे स्पाइनल कोड है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी जो है, हाँ, उससे जुड़ा हुआ है, और फिर ये जुड़ के फंड जाएगा आपका ब्रेन में है। जैसे ब्रेन के नॉर्मली 3 पार्ट के अंदर, जैसे आप ये क्लासों में पढ़े होंगे, ये 3 पार्ट के अंदर होता है, वही तीनों का रेगुलेटर, लेकिन फाइनली जो रेगुलेशन जो होता है उनमें जिसको हम सीनियस पार्ट कहते हैं, उसी के अंदर ही रेगुलेट होता है। वो जितने भी आपके जो फंक्शन जितने भी हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपके ब्रेन पर ही डिपेंड होते हैं। ये नैनो क्या है सर, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताएं ये दर्शकों को। हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी अभी आज की डेट कोई, वैसे तो आज की डेट में ज़्यादा नाम आ रहा है नैनो का। नैनो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें नूर आंखों से दिखाई नहीं देती है। अच्छा। ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि नैनो साइज, नॉर्मली जो नैनो साइज के मॉलिक्यूल की हो, 100 नैनोमीटर, नॉर्मली जैसे माइक्रोमीटर होते हैं, जैसे ये स्केल है, इसका आप नॉर्मली मोबाइल 6 इंच के आसपास के होते हैं। अब इसका भी देखो माइक्रोमीटर में भी आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब माइक्रोमीटर से फिर नैनोमीटर के अंदर, अच्छा, मतलब एकदम सूक्ष्म है, जो इंसान की आंखों से दिखाई नहीं देता। हाँ, मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो वो किसी उपकरण से उपकरण से नहीं, उसमें डालते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जो डिफरेंट जो केमिकल होते हैं, केमिकल कमर में है, केमिकल होते हैं जो उनको हम नैनो पार्टिकल में बनाते हैं। केमिकल को इतना तोड़ के हम, अलग अलग मेथड है, उसको तोड़ के नैनो में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। उस नैनो में जो आपके डेड मॉलिक्यूल जो लिया है, उसको भी हम नैनो के अंदर बना देते हैं। और फिर नैनो में क्या, जैसे मैंने कहा कि लेयर बनी होती है जी, उस लेयर के अंदर क्या होता है, वो बड़ा साइज हो वो तो नहीं जा पाता है, लेकिन जो नैनो साइज है वो उस जो ये लेयर जो आपकी जो बनाई है, जैसे इस प्रकार की जो लेयर है, उस लेयर के अंदर वो इजीली इंटरप्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए और वो कोशिका तक पहुंचेगी वो दवा नैनो के माध्यम से। मेन जो टारगेट है, जो कोशिका टारगेट है, ट्यूमर है, जो कोई भी ऑर्गन टारगेट है, वहाँ तक इजीली पहुँच जाएगी और वो काम करना शुरू कर देगी। अभी जैसे बहुत सारे काम चल रहे हैं, अभी जो भी कॉस्टली दवाइयाँ होती हैं, वो आने वाले समय में, चाहे 1 साल 2 साल 5 साल बाद में आप देखोगे, हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल दवाइयाँ होंगी। आपकी दवाइयाँ अलग होंगी, इनकी दवाइयाँ अलग होंगी, इनकी जैसे जिस प्रकार से टेलर के पास में लोग जाते हैं सूट सिलवाने के लिए, वैसे ही हम मेडिसिन के पास में जाएंगे। हम ये बीमार होगी, वो टाइप जो भी लिखेगा आपको नैनो से या उस प्रकार से, जिसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड नैनो मेडिसिन। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर इंसान की दवा अलग अलग होगी, उसके पूरे बॉडी पार्ट को पहचान कर और इजीली इंटरप्रेट, मतलब अंदर बॉडी के अंदर इंसाइड जो भी टारगेट ऑर्गन हो, कोई भी हो, चाहे वो ब्रेन का हो, लीवर का हो, कार्डियक का हो, कोई भी ऑर्गन हो, वहाँ पे पर्टिकुलर जाके वो फंक्शन करेगा। सर, पूरे संसार में ब्रेन ट्यूमर सबसे घातक है बाकी ट्यूमर से, ये क्यों होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लक्षण क्या है, मिटाया कैसे जा सकता है, किस हद तक? देखो, कैंसर कोई भी हो, इसके मैं तो इतना परफेक्ट नहीं कह सकता, क्योंकि इसके हजारों रीजन है, हजारों रीजन कारण है, हजारों रीजन कारण जी जी। उसका परफेक्ट रीजन तो अभी तक नोन नहीं है। आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से भी होता है, और जैसे एनवायरमेंटल जो एक्सपोजर कहते हैं, जिसको केमिकल एक्सपोजर होगा, अननेसेसरी ड्रग्स हो गए, कोई भी जिसको हम एक टर्म नाम देते हैं जीनोबायोटिक, बिल्कुल
है। जीनोबायोटिक मीन्स जो हमारी बॉडी को सूटेबल नहीं है, जो बाहर से जो अंदर की तरफ जो आ रहा है वो भी एक कैंसर कॉज करती है। अब आप बिलीव करेंगे कि वही नहीं, अगर नॉर्मली जैसे जुकाम का जो वायरस है ये भी कैंसर कॉज कर सकता है। ऐसा नहीं कि कैंसर कॉज नहीं कर सकता है, ये भी कैंसर कॉज कर सकता है। जी 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 है कोई भी जीनोबायोटिक फैक्टर है जो कि हमारे शरीर में जाकर किसी भी सेल्स पर, कोई भी सेल्स है वहाँ पे गया, उसकी जो जेनेटिक है उसको चेंज कर दिया और उस चेंज की वजह से वो सेल डिवाइड होने लग जाए, वही कैंसर हो जाए, वही कैंसर हो जाता है। वही कैंसर कोई ये तो इसके लक्षण तो खैर सब जानते होंगे, लेकिन ब्रेन ट्यूमर क्या है कि देश की हस्तियों में, पूरे विश्व में करोड़पति जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके मिलियन फॉलोअर हैं, जो क्रिकेटर हैं या और भी हैं, उनके भी ब्रेन कैंसर हो जाता है। तो सर ये पहले तो बालों को कटवाते हैं, वो तो एक वो तो जिसको हम कहते हैं रेडियोथेरेपी कहते हैं। अच्छा, रेडियोथेरेपी के कारण बालों को कटवाते हैं। बालों को कटवाते हैं, जिससे सेम चीज जैसे अभी आपको देखें रेडियोथेरेपी, अब आने वाले समय 5 या 6 साल बाद में आप देखेंगे रेडियोथेरेपी चला जाएगा, उसकी जगह ले लेगा आपका नैनो बेस डायरेक्शन। नैनो बेस आपको वो मिलेंगे, डाइस लेंगे, नैनो बेस का वो डाल देंगे। तो सर तो उस वजह से क्या ब्रेन ट्यूमर समाप्त किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है दवा के, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से? अभी कुछ रिपोर्ट आ रही है कि खत्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ट्यूमर को खत्म करना है। जैसे ये ट्यूमर है, एक ट्यूमर बन गया, अब इसको धीरे 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 करके खत्म करना, ये अभी भी टफ काम है, क्योंकि कोई भी दवाई यहाँ तक जानी चाहिए ना, वो ब्रेन का काम रहेगा मुख्य। हाँ, अब वो दवाई यहाँ तक नहीं जाए, वो दवाई ऐसी जानी चाहिए कि जो यहीं पे ही काम करे। अब हमें सपोज करिए ब्रेन सेल, हमने क्या किया कि हम ब्रेन सेल को किल करने का काम किया, हम चाहते हैं कि किल यही हो, बाकी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक इतना आइडियल कंडीशन वाली दवा, जहाँ कैंसर है दिमाग के जिस हिस्से में या कहीं पे भी, वहां तक दवा पहुंचाना मुश्किल काम है। हाँ, अभी तक वो बड़ा मुश्किल काम। दवा तो बन गई है, हाँ, दवा भी मतलब परफेक्ट दवा नहीं बनी है, बस ये है कि थोड़ा रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, आगे नहीं बढ़े और थोड़ा बहुत कम प्रभाव हो सकता है। हालांकि कुछ वैक्सीन भी बनी है जो कि एनिमल के अंदर, अभी एनिमल स्टडी चल रहा है, एनिमल के अंदर अभी सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा है एक दो वैक्सीन की। तो इस नैनो बेस की कोई सर साउंड थेरेपी भी आती है क्या आपके नज़र से? आध्यात्मिक मंत्र ध्वनि है या आपके कोई साउंड थेरेपी आती हो जिससे उसको थोड़ा बहुत जागृत किया जा सके शहर को? हाँ, साउंड थेरेपी ही बोला जाता है उसको, सोनिकेशन कहते हैं, है अल्ट्रासाउंड बेस्ड थेरेपी होता है। वो भी जैसे अभी आपने ये बोला मेरे को, ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं कैंसर के अंदर अल्ट्रासाउंड हो या फिर कैंसर ना हो, उसका भी एक जैसे अभी लास्ट ईयर सर 2-3 साल एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा साइंटिस्ट का नाम, उनको इसी चीज़ पे मिला था कि हमें हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखना चाहिए, 1 दिन या 2 दिन फास्ट रखना चाहिए, या फिर खाना कम खाना चाहिए जी, क्योंकि वो उन साइंटिस्ट ने बताया था। हाँ, उस साइंटिस्ट ने बताया था कि जितना ज़्यादा कैंसर सेल ऐसा है वो ग्लूकोज ज़्यादा लेता है, अगर आप ग्लूकोज ही नहीं लोगे, भूखे रहोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्रोथ कम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे वही बात है कि हम जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा मोटे ही हैं, हम खाना कम खाएंगे मोटापा ही कम होगा। तो बेसिक कैंसर सेल के लिए है कि आप थोड़ा भूखा रहो है, तो आप कभी भी बहुत कम ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि भूखे लोगों को कैंसर नहीं होता है, उनमें भी होता है, लेकिन अगर परसेंटेज देखोगे, आप एक रेशियो निकाल के देखोगे तो उन लोगों में कैंसर का जो रेट है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू जो हमेशा खाना, डाइट, ये वो प्रॉपर मेंटेन करते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर से, क्या है कि लोग आजकल भारत या और संपूर्ण विश्व में नॉनवेज यूज करते हैं, किसी जीव को मारकर खाते हैं, किसी पक्षी को मारकर खाते हैं, और साउथ कोरिया में जो हमारे साथ है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, एक ऐसी तकनीक का आविष्कार कर रहे हैं, ऐसी तकनीक पर शोध कर रहे हैं कि जिससे वो मीट तो रहेगा, यानी कि नॉनवेज तो रहेगा, लेकिन वो वेजिटेबल होगा। जैसे किससे बनाया जाता है, वो नॉनवेज की तरह लगेगा लेकिन वो वेजिटेबल होगा। वो सर से बात करते हैं, वो अभी हो गया क्या कंप्लीट पूरा, या अभी बना रहे हो? नहीं, बना रहे हैं। किस प्रकार से बनाते हो उस मीट को? लगभग हमारा कमर्शियलाइजेशन स्टेज पर है वो,
इसके अंदर मेरे 2 स्टूडेंट काम कर रहे हैं और ये अभी कोरिया के अंदर और सिंगापुर, ये हम 3 कंपनी को मिलकर ही बड़ा प्रोजेक्ट ही मिला हुआ है। ये इनडायरेक्ट रूप से, ये डायरेक्टली मैं एसोसिएट ही इसमें। इसके अंदर एक अनदर जो मेन प्रोफेसर, लीडिंग प्रोफेसर, दूसरा प्रोफेसर है। तो इसके अंदर क्या है कि हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं प्लांट बेस्ड मीट है। तो जिस प्रकार से ये आपके सामने प्लांट दिख रहा होगा, तो हम क्या काम कर रहे हैं, प्लांट की लीफ ले रहे हैं। लीफ लेके उसको हम जो हरा कलर है, इसकी प्लांट की जो सेल्स हैं उसको रिमूव कर ले रहे हैं। अच्छा है, रिमूव करने के बाद में हम क्या काम करें, जैसे सपोज करो किसी को बकरे का मीट बनाना है या चिकन बनाना है, किसी भी जानवर का, हम वहाँ से क्या करें, बायोप्सी कहते हैं, कोई भी स्किन का पंच करके मसल्स का टिश्यू, स्नेक से हमने मसल्स निकाल लिया। मसल्स निकाल के उसको हम, उसके अंदर सेल्स है ऑलरेडी, उन सेल्स को हम हमारे यहाँ पर ये बायोरिएक्टर्स है, अलग प्रोसीजर है, उसके अंदर उस सेल्स को बढ़ा लेते हैं, बड़ा नंबर कर लिया। बड़ा नंबर करने के बाद हमारे पास में से प्लांट का एग्जांपल लिया, प्लांट लीफ है, तो वो सेल्स हमने निकाल के इसके ऊपर डाल के इसको ग्रो करवा लेते हैं। तो फिर इसका एक प्रकार का टेस्ट वो ही आपको लगेगा, जैसे किसी केले के पत्ते हो गए और कोई अदरवाइज जो भी हो गए, या फिर जैसे अभी मेरा भी एक पेटेंट बनाया हूँ मैं, है ना, जो आपके सोयाबीन है, ये गवार जिसको कहते हैं, गवार गम होता है ना, हाँ गवार, हाँ गवार, जो कि हमारे गवार की फली बोलते हैं, गवार की फली, जो गवार का जो बीज जो होता है, उसको नॉर्मली हमने पीसा, पाउडर फॉर्म बना के एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के द्वारा हमने उसकी एक लेयरिंग बनाई। लेयरिंग बना के जो हमने जो सेल लिया था वो ग्रो करवा के उसमें और कुछ डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगा के हमने मीट बनाने की कोशिश की। शोध अभी तक चालू है। पेटेंट आ ये गया। आपको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं जानवरों की या पक्षियों की कमी आ रही है नॉनवेज में, यहाँ कमी भी आ रही तो है, उसको पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम करने के लिए, पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस भी ज़्यादा हो रहा है और एनवायरमेंटल बड़ा तेजी से चेंजेस हो रहा है, आनुवंशिक चक्र भी सही रहे, प्रकृति का संतुलन सही रहे, और जो ग्रीन, जैसे अभी एक एग्जांपल एक ये है कि जिस प्रकार से प्लांट को ग्रो होने में, चावल के प्लांट को ग्रो होने में ग्रो होगा, वो फिर एक एनिमल खाएगा। एक एनिमल को ग्रो होकर, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 10 kg की एक गोट है, उसको ग्रो होने में कितने का चारा खाती है, और उस चारे को, जो चारा जो है उसको ग्रो करवाने में कितने का पानी दिए हम लोग, तो उस पानी, उसको पूरा बचाने के चक्कर में हम क्या है कि वो लैब के अंदर ही मिनिमाइज होके इफेक्ट होकर ग्रो हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे इन पत्तों का, केलों का पत्ता को या गवार गम का लेके सारा मिश्रण, ऑलरेडी वेस्टेज मटेरियल को, जो भी जैसे पत्ते हैं इनका ग्रीन कलर रिमूव करके, और इनको जो अंदर जो इनमें गुण है, जो इनमें जो शक्ति है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, उसको लेके सारा मिक्स करके, और फिर जो मेन जो जीव है उसके जो सेल्स निकाल के फिर उन सेल्स को ग्रो कराया जाता है, उससे वो सेम टू सेम हो जाता है स्वाद में सेम टू सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक से, काफी हद तक बिल्कुल। लोग क्या है कि जनसंख्या ज्यादा, उत्पादन कम है। अभी एक हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे मीट के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो वहाँ से बड़े बड़े मीट एक्सपर्ट भी आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ काफ़ी हद तक टेस्ट सेम सा ही है नहीं। और अभी ऑलरेडी जैसे 2-4 अभी ऑलरेडी कमर्शियलाइजेशन हो गया सिंगापुर, इधर सिंगापुर के अंदर भी कमर्शियलाइजेशन चल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी अभी बहुत कम सक्सेस रेट है, लेकिन धीमे धीमे इसका ग्रोथ मार्केट बढ़ रहा है। भारत के जो साइंस के स्टूडेंट है, भारत की मैं अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करूं, इसके अंदर आई थिंक जो हमारा वाला ग्रुप है, हम जैसे 2 इंडियंस हैं, वही एकमात्र हैं जो कि इस पर्टिकुलरली एरिया में काम करते हैं, मीट के अंदर काम करते हैं। और उसी वजह से जैसे एक यहाँ पे था, एक बड़ा ऑफर भी आया था मेरे पास में, इधर बॉम्बे में की कोई कंपनी है, तो बोला कि आइए, फिर हमने बोला कि ठीक है। तो कुल मिला के जैसे एक बात और बताइए सर, जो भारत के साइंस के छात्र हैं, कई बार आप भारत आते हैं साउथ कोरिया से, उनको टॉक शो लेक्चर देने, या उनको जो जानकारी यूनिवर्सिटी आते हैं,
कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आ चुके हैं आप, और बुलाते हैं यूनिवर्सिटी वाले होंगे, तो किस प्रकार से उनको आप छात्रों को संबोधित करते हैं देश की विभिन्न यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में? अच्छा, तो ये अभी जैसे इस बार भी मेरा 2 यूनिवर्सिटी, ये IIS यूनिवर्सिटी जयपुर JSS के अंदर मेरा वो टॉक था, और पिछली बार आया तो ये मणिपाल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, किशनगढ़ है, वहाँ पे टॉक रहा है। और उससे पहले मेरा यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी टॉक रहा है, और एक कानपुर के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम सेन कुछ है, तो वहाँ पर भी एक मैं टॉक दिया हूँ। इस टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या था? छात्रों को प्रेरणा मिले, आपसे सीखे, जो साइंस के छात्र हैं। मुझे वो छात्रों को मोटिवेट करना है कि साइंस के प्रति भी हम एक मतलब बहुत अच्छा है, वो ब्राइट कैरियर है, तो हमेशा आपको बस साइंस में ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जी जी जी, और कंटिन्यूस हार्ड वर्क चाहिए होता है। जी जी, जैसे मैं आज यहाँ पर हूँ तो ये एक दिन की वो सफलता नहीं कर सकता हूँ जी, तो लगातार 15 से 20 साल की मेहनत के बावजूद मुझे आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। और यहाँ तक कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरे अभी लास्ट ईयर 3 पब्लिकेशन, जैसे वैसे तो टोटल मेरे मोर देन 120 के आसपास आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, जी जी जी, लेकिन जैसे 3-4 आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें लोगों का ड्रीम होता है, लांसेट करके मेडिसिन का बहुत नंबर 1 जर्नल माना जाता है। वो जहाँ तक मुझे लगता है राजस्थान में तो शायद ही कोई होगा उस जर्नल, मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, क्योंकि जहाँ साउथ जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ उस यूनिवर्सिटी में मैंने ही पहली बार पब्लिश किया था। बिल्कुल, साउथ कोरिया में प्रोफेसर हैं राकेश जी भास्कर, तो उस वजह से मेरा काफ़ी वो सम्मान भी किए थे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा से स्टूडेंट आएँ और एक्सप्लोर करें साइंस को, क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चों को हार्ड वर्क चाहिए होता है और डायरेक्शन राइट चाहिए होती है। जी जी जी, और बाकी तो मेहनत तो सभी लोग कर ही लेते हैं, जी जी, एक राइट डायरेक्शन और बच्चा सेल्फ डेडिकेशन होना जरूरी है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना ही है, आगे बढ़ना ही है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और फिर तो आज की डेट में मुझे लगता नहीं किसी के पेरेंट्स किसी को रोकते होंगे, पेरेंट्स ऑलवेज हमेशा अप्रिशिएट ही करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप एक छोटे से गांव से निकले, सरकारी स्कूल में पढ़े, और आज साउथ कोरिया में आप साइंटिस्ट हैं, एज ए यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, साइंस वैज्ञानिक के पद पर हैं, और आप भारत आते हैं, यूनिवर्सिटी में आप टॉक शो करते हैं, और जो देश के होने वाले भविष्य के वैज्ञानिक हैं वो भी आपसे सीखते हैं, साइंटिस्ट हैं, जो छात्र हैं, तो आप प्रेरणा क्या देना चाहेंगे? आपका संघर्ष रहा, आपके पिता जगदीश भास्कर हैं, उनका भी सहयोग रहा, जो SMP स्कूल के संस्थापक हैं, SMP स्कूल कैरवाली के, तो आप बताएं क्या प्रेरणा आप इन छात्रों को देना चाहेंगे जो आपके साइंस के स्टूडेंट हैं या जो साइंस में तैयारी करने हैं किसी भी फील्ड में? मैं पहले तो पेरेंट्स लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को अननेसेसरी टेंशन ना दें। अननेसेसरी मीन्स जो बच्चा कर रहा है उसके ऊपर आप उनको सिर्फ एक ही बात बोले हैं, वे कीजिए कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं साइंस लीजिए, वो मैं ये कहना चाहूँगा आप आर्ट्स लीजिए। आर्ट्स में भी जैसे कहते हैं कि आपको हिंदी पसंद है हिंदी लीजिए, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में भी आपको बेस्ट टू बेस्ट ही देना होगा। ऐसा नहीं हिंदी में आपने पढ़ लिया, हिंदी में भी आपको A to Z सब कुछ आपको होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। वो आज का समय हो या पहले का समय हो, एक्सपर्टाइज का ही है, बाकी का नॉलेज का इतना मैटर नहीं करता। जब तक आप उस एक कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, वो आपको 0 से लेकर एंड तक आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, और तभी आप अपने आप में जैसे नॉलेज है, जैसे पहले कहा गया कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज ऑल्सो मनी। अगर नॉलेज अगर अच्छी सी नॉलेज है तो मनी तो ऑटोमेटिक साइड रूप से आपके पास आ ही जाएगी है। और नॉलेज से ही आपका जो रेपुटेशन है, आपकी जो इच्छा है कि हाँ मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, मेरे को वहाँ तक करना है वो काम, तो वो आपको नॉलेज ही लेना पड़ेगा। आप मार्क्स के पीछे जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो 90, 95, 99, 99.99 पे आ रहे, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि आप मार्क्स के पीछे नहीं, बस आप ऐसा कीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए जहाँ से आप टीचर के पास ऐसे मेरे को इस बुक्स में से आप कहीं से पूछिए, कहीं से भी आप कुछ भी आप मैकेनिज्म पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा।
वो चीज़ अगर जिस बच्चे में वो चीज़ है, वो बच्चा भविष्य में जो अचीवमेंट करना चाहता है वो अचीवमेंट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का कहना है कि मार्क्स में मत जाइए, परसेंटेज में मत जाइए कि मुझे 95 बनानी है, ना 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 ना, पूरी किताब को आप देखिए, पूरी किताब को समझिए, पूरी किताब को प्रैक्टिकली याद करिए, दोहराइए। अगर पूरी किताब में आप ये दावा कर सकते हैं, कहीं से भी सवाल आप मुझे पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा, तो ही आप 95 क्या आगे भी अबोव क्रॉस कर सकते हैं। ये सर ने मंत्र दिया है कि आप परसेंटेज के पीछे नहीं, आप अपनी स्वयं की मेहनत के पीछे, माता पिता का भी सहयोग करें और अपनी ललक जगाएं। एक गांव के छोटे से गांव कैरवाली है नीम का थाना में, वहां से उठकर आज विदेश में साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ब्रेन की रिसर्च कर चुके हैं, शोध कर चुके हैं, हार्ट का कर चुके हैं, और अब मीट जो वेजिटेबल मीट है जो डाइट का है उस पर भी शोध कर रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बाकी सर ये बताएं कि जैसे कोई साइंटिस्ट बनना चाहे, कोई साइकोलॉजिस्ट बनना चाहे, कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहे, उनका कैसे होगी, वो दिमाग का जो पार्ट करे वही मतलब उसी क्षेत्र में जाए ऐसे? नहीं, मैं अगेन इसके लिए क्या राय देना चाहेंगे आप? मैं उसी फील्ड पर जो बच्चों को जो जिस एरिया में इंटरेस्ट है ना, वो फर्स्ट उसी फील्ड में जाए, उसी का नॉलेज लिए, उसी पे जोर रखे, उसी पर जोर रखे, वो अपना अचीवमेंट कर लेगा। और मैं बिलीव कर सकता हूँ कि वो उस एरिया का टॉपर बनेगा। तो ये कैसे पता चले, कौन से वर्ष में बच्चे की पता चलेगी इसका, इसमें ज्यादा ध्यान है? ये अभी आगे तक भी फिर यही रहेगा परमानेंट, कि बदल नहीं जाएगा? जैसे आज बच्चा सोचता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और बच्चा कल को पुलिस चला जाता है या जो भी है IAS बन जाता है। देखो ये बात आपने सही बोला है, क्योंकि जैसे पर्टिकुलरली ये पूरा वर्ल्ड वाइड का कॉम्प्लिकेटेड बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ना बच्चों को सही ढंग से ना बच्चों को पता होता है, ना पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे से क्या करवाना है। बच्चा हो या नॉर्मली पेरेंट्स, तो मैं जो पर्टिकुलरली जो सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप ये देखिए 10 साल बाद, अभी क्या चल रहा है वो उस पर फोकस में, 10 साल बाद देखिए कि हाँ भाई इस प्रकार का भविष्य आ सकता है, और बच्चों को उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्पायर करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई जैसे आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल जैसे सिविल इंजीनियरिंग का, मेडिकल का बहुत अच्छा स्कोप था, आने वाले 20 साल बाद में मेडिकल का इतना अच्छा स्कोप नहीं रहेगा। क्योंकि उसके पीछे का रीजन है, जो आज मेडिसिन है, जो आज जो प्रैक्टिस है वो चेंज हो जाएगी, डिजिटल आ रहा है, नैनो आ रहा है, AI आ रहा है, तो बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो डॉक्टर अगर आज की डेट के अंदर जो रोबोटिक्स बेस करके नहीं सीखेगा डॉक्टरी, वो फेल है। उसके रोबोटिक बेस पे डॉक्टरी सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। समय के हिसाब से बच्चों को इंस्पायर करना जरूरी है। जी जी जी। नहीं कि हम आज भी कहें नहीं बेटा पढ़ो, नहीं बेटा पढ़ो, नहीं, जरूरी नहीं कि आप बच्चा पढ़े ही। बच्चा ये भी कर सकता है कि हाँ ठीक है, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको आप पढ़ाई करवाइए, उसको राइट डायरेक्शन दीजिए। नहीं बेटा आप देखो, आप पढ़ने में ठीक हो, आप कीजिए। 12th के बाद में हजारों फील्ड होते हैं, उनमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप बताइए बेटा। बिल्कुल। वो फिर जो बेटा आगे बताएगा आप बताएं, आप डिस्कस कीजिए। अगर आप में कंफ्यूजन हो तो किसी से, काउंसलर से, किसी से आप उचित निष्कर्ष पे पहुंचकर और उस दिशा में बच्चे को मोड़ा जाए। आगे बच्चों को नहीं पता, बच्चे क्या है वो नाजुक है, उनको आप जिधर आप चेंज करोगे ना उधर वो इजीली हो ही जाते हैं। 10 वर्ष के बाद में थोड़ा 10-15 वर्ष के बाद वो देखो एरिया तो ऐसा होता है कि वो कभी भी डायरेक्शन चेंज करे। जैसे दिमाग में, जैसे गणित में अगर बच्चा होशियार है मैथ में, और जैसे हम मान लेते हैं कि मैथ में बच्चा होशियार है, इसका मतलब इसका मैथ का जो ब्रेन का पार्ट है वो अच्छी तरह एक्टिव है, तो ये आगे भविष्य में ये कंटिन्यू मैथ में सफलता पा सकता है। ये आधार लगा सकते हैं, आधार भी लगा सकते हो। जैसे कि बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, खेल में लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम बस नहीं खेलने वाले, जैसे मैं आपको कोरिया का एग्जांपल देता हूँ। वहाँ की मैं स्कूलों के अंदर एक बार जाकर देखा कि वहाँ पे जो बच्चा खेल रहा है उसको खिला ही रहे हैं। कोरिया के अंदर उसको खेल नहीं, बेटा तुम पढ़ो मत, तुम्हें बस इतना आना चाहिए पढ़ना कि पढ़ाई जो मिनिमम जो पढ़ाई लिखाई का जो होता है वो आपको होना चाहिए। प्रैक्टिकल आप स्पोर्ट्स में जाइए, जो आर्ट डिजाइनिंग जो कर रहा है उसको बोलने आप डायग्राम भी बनाओ। हाँ जो साइंस में है उसको कह रहे बेटा आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ाई करनी।
कुल मिला के जबरदस्ती नाथों पे हाँ। रुचि के अनुसार बच्चे को दिशा में ले जाएं। और राकेश जी भास्कर से मिलके बहुत अच्छा लगा कि नीम का थाना के छोटे से गांव गैरवाली से हैं, और आज मुझे मालूम चला तो मैं आ गया इनसे कि आपको प्रेरणा मिले, इसलिए इनसे बातचीत जरूरी थी। और अब कब वापिस विदेश से आएंगे जाने के बाद में ये कह नहीं सकते, साल 1.5 साल 2 साल। तो देखते रहे झलको शेखावाटी, और आप वीडियो को शेयर करें, आपकी इच्छा है तो और बच्चों को प्रेरणा मिले, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।